हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स। देखिए, इस वीडियो में मैं इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये जो एक केस है सीपीसी के केस मेट में है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये केस जो है वो सेक्शन 10 के ऊपर बेस्ड है। एक बार हम सेक्शन 10 को थोड़ा सा देख लेते हैं, तभी इसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें आ पाएगी। सेक्शन 10 जो है वो रेस सबजुडाइज के ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ रेस सबजुडाइज। इसका मतलब क्या है कि पहले से ही अगर पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके, सब्जेक्ट मैटर सेम है, सेम पार्टीज हैं और पार्टीज का टाइटल भी सेम है, और पहले से ही एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है और आप दूसरा एक सूट फाइल कर रहे हो उसी कोर्ट में या तो किसी दूसरे कोर्ट में, तो वो सूट इंस्टीट्यूट तो हो जाएगा, लेकिन कोर्ट जो है वो ट्रायल में प्रोसीड नहीं करेगा, ट्रायल नहीं करेगा उस कोर्ट उस केस को लेके जो दोबारा आपने सूट फाइल किया है। लेकिन अगर टाइटल पार्टीज का अलग अलग हो जाता है, सपोज करो कि ए जो है यहाँ पे लैंड ओनर है पहले वाले सूट में, बी जो है वो टेनेंट है, बी जो है वो ना तो घर का किराया दे रहा है और ना ही उसको घर को खाली कर रहा है, तो ए ने सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट। ठीक है, अब इन पार्टीज का टाइटल क्या है, ए टाइटल लैंड ओनर का रखता है और बी जो टाइटल टेनेंट का रखता है। एक सूट ये चल रहा है, बाद में इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है उस घर को खरीदने को लेकर के, और कुछ कंसिडरेशन बी जो है वो ए को दे देता है। अब ए उस घर को बेचने से मना कर देता है। पहले से ही एक सूट चल रहा था, पार्टीज का सेम पार्टीज थी, सेम सब्जेक्ट मैटर था, लेकिन उनका टाइटल अब जो दूसरा सूट बी ने फाइल किया है वो सब्जेक्ट मैटर तो सेम है, पार्टीज भी सेम है, लेकिन दोनों का टाइटल अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग में केस फाइल होएगा। तो सेक्शन 10 का जो बार है वो सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है जब तक सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम पार्टीज हैं और पार्टीज का टाइटल भी क्या है, सेम है। तो सूट सेकंड जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो जाएगा, लेकिन कोर्ट उस पर ट्रायल के लिए प्रोसीड नहीं करेगा, ट्रायल शुरू नहीं करेगा, क्योंकि ट्रायल शुरू करने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एग्जामिनेशंस होते हैं और बहुत सारे इंट्रीम ऑर्डर्स कोर्ट पास कर सकता है, जैसे इंजंक्शन एक ऑर्डर होता है वो पास कर सकता है। ब्रीफली मैं इस केस के एक बार फैक्ट आपको बता देता हूँ, ऑल दो फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, इन्होंने एक राइस जो मिल है, राइस मिल से राइस लेने थे, तो इन्होंने इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जो 3 करोड़ से ऊपर की कुछ अमाउंट थी वो इंडियन बैंक में डिपॉजिट किया। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक ट्रस्ट के लिए होता है कि ट्रेड के लिए, कि आप मेरे से अगर सपोज करो कि आपने ऑर्डर किया कि आप इतने ये चीज़ें हमें बना करके दे दीजिए, मैं बोलूँगा कि आप ऐसा मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जिस पे मैं ट्रस्ट करके वो चीज़ें बनाऊं भी, और बाद में आप लेने से मना कर दो, मैं कोर्ट में जाऊं, ये सब लिटिगेशन प्रोसेस इतना सब होगा। तो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। उसमें क्या होगा कि आपने जो अमाउंट डिपॉजिट की है उसको आप बाद में रिवोक नहीं कर सकते उस लेटर ऑफ क्रेडिट को, तो वो आपको पे ही करना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव फेडरेशन सोसाइटी ने जो 3 करोड़ की अमाउंट थी उसको रिकवर करने के लिए इंडियन बैंक के ऊपर एक सूट फाइल कर रखा था पहले से ही। बाद में इंडियन बैंक जो है वो जाती है कोर्ट में, एक समरी सूट फाइल करती है, समरी सूट ऑर्डर 37 के अंदर फाइल किया जाता है। समरी सूट फाइल करती है इंडियन बैंक, उस पर ऑब्जेक्शन करता है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, और ये बोलता है कि पहले से ही हम दोनों के बीच में केस चल रहा है, एक सूट पेंडिंग है, और अब ये दोबारा सूट नहीं फाइल कर सकते क्योंकि सेक्शन 10 का बार उसके ऊपर आ जाएगा। तो इसी चीज़ को डील करने के लिए ये केस है, और इस केस का ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है। तो लीगल इशू क्या अराइज होता है इस केस में, वेदर द सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी that is bar to proceed with the trial of subsequently instituted suit is applicable to summary suit filed under section 37। कि जो सेक्शन 37 में समरी सूट है
क्या उसके ऊपर भी सेक्शन 10 का बार होगा कि नहीं होगा। समरी सूट थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ ब्रीफली। बेसिकली सिविल जो केसेस होते हैं वो सालों दर साल चलते रहते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मॉनेटरी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं और जिससे कि ट्रेड को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके और स्पीडी डिस्पोजल हो सके अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा अराइज होता है, तो उसके रिगार्डिंग में ये प्रोविज़न रखा गया है सेक्शन ऑर्डर 37 का, समरी सूट का। इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ अपना प्लेंट कोर्ट में फाइल कर देता है, उसी दिन सम्मन्स हो जाते हैं पार्टीज को, और जो डिफेंडेंट होता है उसको 10 दिन के अंदर कोर्ट में अपीयर होके अपनी बातें रखनी होती हैं। और यहाँ पे डिफेंडेंट के पास राइट टू डिफेंड नहीं होता, मतलब दूसरे जो ऑर्डिनरी सूट होता है उसमें एज ए मैटर ऑफ राइट वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन समरी सूट के अंदर क्या होता है, उसको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि मेरे को एक लीव टू डिफेंड ग्रांट की जाए, मुझे, मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहता हूँ। और ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, अगर उसके मटेरियल फैक्ट्स को देख के लगेगा कोर्ट को कि ये अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहता और जेन्युइन इसका एक डिफेंड है, तो कोर्ट उसको लीव ग्रांट कर देगी, अदरवाइज लीव ग्रांट नहीं करेगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसमें ऑब्जर्वेशन, दोनों सेक्शंस प्लस ऑर्डर दोनों को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करने के बाद उनका ये कंक्लूजन रहा कि जो सेक्शन 10 और ऑर्डर 37 है उनका अलग अलग एक स्पेसिफिक रोल है, और 37 जो ऑर्डर है वो एक स्पीडी डिस्पोजल के लिए बनाया गया है। ऑल्दो सेक्शन ऑर्डर 37 में भी ट्रायल होती है, लेकिन वो हम शुरू से लेके आखिर तक की जो पूरी प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस को हम ट्रायल नहीं कह सकते, क्योंकि ऑर्डर 37 में ट्रायल तभी बिगिन होती है जब डिफेंडेंट को ये लीव मिल जाती है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो सेक्शन 10 का जो बार है तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा ऑर्डर 37 के ऊपर जब तक डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड नहीं मिल जाती है। उससे पहले की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। और समरी सूट में ये होता है कि अगर डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड नहीं मिलती है या फिर ऐसी कंडीशंस कोर्ट लगाता है और उन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही उसको लीव टू डिफेंड मिलेगी, और डिफेंडेंट जो है वो फेल हो जाता है उन कंडीशंस को फुलफिल करने में, तब भी वो लीव टू डिफेंड जो है कैंसिल हो जाती है और एक्स पार्टी मतलब दूसरे पार्टी को बिना सुने जजमेंट पास कर दी जाती है प्लेंटिफ के फेवर में। तो जो सेक्शन 10 है उस सेक्शन 10 का बार तभी समरी सूट पे एप्लीकेबल होगा जब लीव टू डिफेंड जो है डिफेंडेंट को मिल जाएगी और उसके बाद ही ट्रायल बोला जाएगा उसको। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। इसमें एक बार मैं इसको पढ़ के भी बता देता हूँ। द कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ द प्रोविजंस दैट इज सेक्शन 10 एंड ऑर्डर 37 वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ट्रायल इज नॉट कॉल्ड फॉर। उसमें जो वाइडर इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट का बेसिकली इसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन था क्योंकि अमाउंट 3 करोड़ से ऊपर की थी, तो हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो ट्रायल जो है वो बहुत एक वाइडर इंटरप्रिटेशन रखता है अपना, और समरी सूट के अंदर जो भी सारी प्रोसीडिंग्स है वो एक ट्रायल के अंदर आएंगी। तो वर्ड ट्रायल इन सेक्शन 10 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए समरी सूट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड टू मीन द एंटायर प्रोसीडिंग स्टार्टिंग विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट बाय logging a plaint. In a summary suit, the trial really begins after the court or judge grants leave to defend. तो समरी सूट में ट्रायल तभी बिगिन होती है जब एक्चुअली में उसको लीव टू डिफेंड मिल जाती है। Therefore, the court and judge dealing with the summary suit can proceed up to the stage of hearing the summons for the judgment and passing the judgment in favor of the plaintiff. If पहली कंडीशन क्या है, द डिफेंडेंट हैज़ नॉट अप्लाइड फॉर द लीव टू डिफेंड, अगर डिफेंडेंट ने अप्लाई ही नहीं किया लीव टू डिफेंड के लिए तो, या फिर इफ़ सच एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड एंड रिफ्यूज्ड, और ऐसी एप्लीकेशन लगाई गई थी लेकिन कोर्ट ने पाया कि वो एक फॉल्स एंड फ्रीवलस थी और ऐसा मतलब उसके पास कोई जेन्युइन ग्राउंड नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, द डिफेंडेंट हु इज़ परमिटेड टू डिफेंड फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशंस, और अगर कुछ कंडीशंस कोर्ट पुट करता है ना कि आप ये अमाउंट पहले डिपॉजिट कर दो, सपोज करो कि इसमें 3 करोड़ के रिगार्डिंग जो केस चल रहा था
तो डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड करने आया तो कोर्ट बोलेगा कि आप पहले 3 करोड़ रुपए जमा करवा दीजिए कोर्ट में, उसके बाद आपको लीव टू डिफेंड मिलेगी, ठीक है। तो और वो फेल हो जाता है वो 3 करोड़ रुपए देने के लिए, तो भी उसकी जो लीव है वो कैंसिल हो जाएगी। सो द सेक्शन 10 विल नॉट अप्लाई ऑन ए सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन ऑर्डर 37, दैट इज समरी सूट, टिल द स्टेज व्हेन द कोर्ट ग्रांट डिफेंडेंट ए लीव टू डिफेंड हिमसेल्फ। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ये इंस्टाग्राम का QR कोड है और लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और कोई क्वेरी है या फिर कोई मेरे लिए सजेशन है तो वो आप दे सकते हो। और इसकी वीडियो की PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लो बाइट्स। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वैल्यूएबल लगी होगी। मैं धीरे धीरे इसको और इम्प्रूव कर लूँगा। थैंक यू सो मच।